बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और वीज़ा डेस्क के साथ खिदमत में हाज़िर हूँ। समा टीवी का ये प्लेटफॉर्म है, समा डिजिटल पे। और हमारी कोशिश होती है कि जो वीज़ा के प्रॉब्लम्स हैं, वीज़ा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। और उसके लिए हम मदऊ करते हैं प्रोफेशनल्स को जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और जिनको राय देने के लिए बाकायदा अथॉरिटी भी है। वो आए, आपके जो मुतलका सवालात हैं उनका जवाब दें और एक ऑथेंटिक राय आप तक पहुंचाई जाए। आज के इस शो में हमारे साथ दो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में बुलाया है। बैरिस्टर रिजवान सुलैरिया साहब, ये ब्रिटेन सॉलिसिटर से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। उसके साथ मौजूद हैं चौधरी अंसर महमूद साहब, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, बड़ा तजर्बा है इनका, 20-22 साल से ज़्यादा का। कैंटन सॉलिसिटर से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया अंसर साहब। थैंक यू। आज नाजरीन जिस इशू पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा इशू है कि जिसमें पाकिस्तानी गुज़िश्ता एक साल में टॉप पे रहे बरतानिया में, यानी असाइलम यानी सियासी पनाह। जो एक रिपोर्ट है बरतानवी हुकूमत की, उसके मुताबिक पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा असाइलम के लिए अप्लाई किया बरतानिया में। और ये मेरा ख्याल है पिछले 3-4 साल में ही इतना जंप लगा है कि तादाद जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो गई। एक ख्वाब दिखाया जाता है पाकिस्तान में भी कि आप एक दफ़ा पहुंच जाएं बरतानिया, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे पहुंचें, वर्क वीज़ा पे पहुंचें, विज़िट वीज़ा पे पहुंचें। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो असाइलम अप्लाई करें और आपको चंद दिनों में असाइलम भी मिलेगा, फिर आपको वहाँ पे घर भी मिल जाएगा, पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब है जो एक शराब की तरह जिसमें आप पीछा करते हैं। चंद लोग कामयाब भी होते हैं लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं। सबसे पहले अंसर साहब, असाइलम है क्या है और यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल्स हैं, इमिग्रेशन रूल्स में असाइलम को कैसे लिया जाता है? शुक्रिया सर जावेद साहब, आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का और हमें अपना जो इस वाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। देखें जी, साइलम की डेफिनेशन ये है कि कोई भी बंदा, हाँ वो मर्द है औरत है, जब भी उसको कोई फियर ऑफ परसिक्यूशन है अपने मुल्क से, तो वो एट एनी स्टेज, हाँ उसको फ़ोन कॉल आई हो या उसको मैसेज आया हो, और जिस स्टेज पे वो समझे कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मेरी जान को ख़तरा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो होम ऑफिस को वो इन्फॉर्म कर सकता है, बता सकता है, होम ऑफिस जा सकता है कि जी मेरी उस मुल्क में फॉर दिस रीज़न, जो कि उसमें आपका पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, आपका सोशल रीज़न हो सकता है, आपका रिलीजियस रीज़न हो सकता है, वो आपने बताना है और प्रूव करना है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगा, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे मारा भी जा सकता है, मुझे टॉर्चर किया जा सकता है, मेरे साथ जुल्म हो सकता है। तो आपका वो लीगल राइट है, आप जाके होम ऑफिस को बता सकते हैं और उस बेस पे आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ ये है, फिर उसमें होम ऑफिस आपका जो है वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू करेगा, आपसे बेसिक डिटेल लेगा, सारा पूछेगा कि आपको क्या, क्यों, किस वजह से और किससे है, वो आपने उनको बताना है। और उसके बाद फिर होम ऑफिस आपको टाइम देगा, आपको आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज है, वो कार्ड बना के, वो पहले ये था कि 2 साल के लिए देते थे, तो वो उस पीरियड में उसके बाद फिर वो आपको टाइम देंगे कि आपको हम फुल असाइलम इंटरव्यू करेंगे इतने पीरियड में। और वो असाइलम इंटरव्यू में फिर आपको मौका दिया जाता है कि आपके साथ जो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, आप पूरा उनको एक्सप्लेन करें कि किस वजह से आपको आपकी जान को ख़तरा है और किससे है और क्यों है। फिर उसके बाद होम ऑफिस आपको टाइम देगा कि आपकी सपोर्टिंग एविडेंस, फ़र्ज़ करो आपके ख़िलाफ़ उधर कोई केस है, तो आपके ख़िलाफ़ कोई अगर कोई FIR दर्ज हुई है या कोई आपके ख़िलाफ़ कोई अखबार इश्तिहार है या कोई जो भी मेडिकल जो है, वो सारे आपको वो टाइम देंगे कि इस टाइम के अंदर 5 वर्किंग डेज़ या 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आप इस पे वो आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो असाइलम के लिए जो लोग हमारे मिस करते हैं, वो क्या करते हैं, आप फ़र्ज़ करें आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू है तो आपने जाके वहाँ पे बात बता दीजिए, ये हुआ था, वो था, वो था, और जब आपका फुल असाइलम इंटरव्यू हुआ है तो उसमें आप वो चीज़ भूल जाएं
कि जो आपने स्क्रीनिंग इंटरव्यू में उनको बताई थी वो वहाँ पे जाके आपको नई स्टोरी बता दें। तो वो आपका देखेंगे। जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आपने ये कहा था, इवन दो ड्यूरिंग योर साइलम इंटरव्यू को जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंटरव्यू कर रहा है तो वो आपके इंटरव्यू से ही क्वेश्चन पिक करके आपसे रिपीट करेगा, और आप अगर उसमें 2-4 क्वेश्चन में भी आप अगर उसकी रद्दोबदल करेंगे तो वो अज्यूम करेगा कि ये आप पे जेन्युइन बीती नहीं है, आपने एक स्टोरी बनाई है। ठीक है, तो जब वो उनको उसको कोई ख्वाब नहीं आई कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपकी स्टेटमेंट से ही वो पिक करेगा कि आपने ये जो चीज़ें की हैं ये गलत है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, शायद मैंने कहीं पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो मेन चीज़ है वो आपका क्रेडिबिलिटी इशू है, कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ठीक होनी चाहिए। वो क्या है कि जो आप पे बीती है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको है, वो आप एज इट इज़ उसको आप बताएं, क्योंकि उनको जिस बंदे के साथ जो होता है प्रॉब्लम होता है वो तो नहीं भूलता ना, इंसिडेंट तो नहीं आप भूल सकते। आपने अगर आप पे नहीं है तो फिर आप भूलेंगे, कभी कुछ बता देंगे, कभी कुछ। तो अच्छा, इसमें जो असाइलम प्रोसेस में जो इंटरव्यू जब हो रहा होता है तो उसमें क्या वकील आपको रिप्रेजेंट करता है या आप खुद अकेले जा सकते हैं? देखो उसमें दो चीज़ें, अगर आप वकील अपना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप खुद जाके वो अपनी सारी बता दें। लेकिन मेरी स्ट्रांग एडवाइस ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हों तो आपको इसमें ज़रूर वकील को करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एडवाइस करेंगे। ये बात नहीं है कि वो आपको कहेंगे कि इधर से उधर कर, लेकिन वो आपको प्रोसीजर, आपको प्रोसेस, आपको सारा आपका जो केस है वो आपको स्टेटमेंट आपकी तैयार करेंगे। स्टेटमेंट तैयार करके आपके इंटरव्यू जाने से पहले भी वो आप उसको भेज सकते हैं, या जब आप जाएँ तो अपनी विटनेस स्टेटमेंट दें जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होगा, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। क्योंकि कोई बंदा भी जो जाके इंटरव्यू देता है, ही इज़ नॉट एक्सपर्ट, उसको पता नहीं है, हो सकता है उसका फर्स्ट टाइम हो लाइफ का, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब आपका वकील आपको इंटरव्यू के आपकी जो बात प्रॉब्लम है, आपकी पूरी प्रिपरेशन इंटरव्यू की कराएगा, आपकी विटनेस स्टेटमेंट तैयार करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको लेके जाएगा, बताएगा, वो मेरी स्ट्रांग एडवाइस है कि आपको वकील कोई हायर करना चाहिए, वही आपको सारा आपका प्रोसेस करे ताकि आपका केस सक्सेसफुल हो। और आपकी अगर जो देखें ना, अगर आपका एक जेन्युइन प्रॉब्लम है उस मुल्क में और आपकी रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से वो आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये अगर आपका सही है तो आपको इस मुल्क में बहुत जल्द जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है। जी, मैं आता हूँ अब रिजवान सुलारिया साहब की तरफ, लेकिन नाज़रीन पहले एक बात बताता चलूँ, ये इन दोनों का ताल्लुक उन एरिया से है जहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद में लोग बाहर जाते हैं। चाहे अंसर साहब का ताल्लुक गुजरात खारियाँ से है, रिजवान साहब का सियालकोट गुजरांवाला से है, तो ये वो इलाका है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को होता है कि वो बाहर जाएं, मौजूद भी हैं। रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप वहाँ के माहौल से भी उतने ही आशना हैं जितने यहाँ के माहौल में है, तो दोनों तरफ आप बड़ा इजीली कह सकते हैं कि दोनों साइडें आप जानते हैं। ये जो असाइलम के लिए झांसा दिया जाता है, लोग एजेंट्स, जो एजेंट माफिया है वो पूरी तरह एक्टिव होता है, इस सारे मामले में आपकी टेक क्या है कि जो ये 10-10.5 हज़ार बंदा पाकिस्तानी इस चुंगल में आया है, फंसा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और क्या असाइलम इतना ही आसान है कि आएँ, एप्लीकेशन दें और कार्ड लेके चले जाएं? असाइलम आसान उनके लिए बिल्कुल आसान है जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है उनके आसान बिल्कुल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जो 10,500 असाइलम क्लेम हुए हैं उसमें हज़ारों की तादाद में जो है लोग, उन्होंने अपने आप को LGBTQ में, यानी गे या बाइसेक्सुअल, हम जिस परस्ती में आपको उन्होंने कहा कि हम उसमें मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान में चूँकि कानूनन ये जुर्म है, मिनिमम सज़ा जो है उसकी वो 2 साल से लेके और अप टू संसार होने तक हो सकती है अगर पकड़े जाए तो। और जो इसके ऊपर होम ऑफिस चूँकि सेटिस्फाइड है कि वाकई ये सज़ा मौजूद है कानून के मुताबिक, तो इसकी बुनियाद पर लोगों ने आसान समझा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, कुछ तस्वीरें बनवाई, कुछ वर्क किया और उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब हुआ ये कि कुछ लोगों के असाइलम, ज़ाहिर होम ऑफिस को तो नहीं पता था पहले, उससे पहले आसानी से हो भी रहा था, तो वो जो लोग अप्रूव होते गए
तो वही लोग खुद एजेंट बन गए बाद में, उन्होंने ही जो है वो खुद ही वकील बन गए। अब उन्होंने ही लोगों को क्लब्स में लेके जाना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों के एविडेंस बनाने शुरू कर दिए। उसकी वजह से ख़राबी पैदा हुई, क्योंकि वो वकील नहीं थे, उनको लॉ का, प्रोसीजर्स का, चीज़ों का नहीं पता था। वो सिर्फ हर बंदे को एक ही फार्मूले से जो है वो लेके जा रहे थे। और फिर मज़ेदारी की बात है कि जो उनकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स थी, जो एविडेंस थे, वो भी खुद ही बना रहे थे, तो वो भी एक ही जगह से बन के आ रहे थे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं थी, इवन वर्डिंग की भी सेम थी। तो फिर ये होम ऑफिस की, चूँकि ज़ाहिर है जब ये नज़र में आई ये चीज़, तो उन्होंने फिर इस पर एक्शन लिया। अब ये रिफ्यूज़ल भी उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से पहले अप्रूवल आ रही थी, अब उसी तरह से रिफ्यूज़ल आ रही है। अब हर वो बंदा जो अपील में आ रहा है, इमिग्रेशन अपील में आ रहा है, उसका वकील ही कोई नहीं था इससे पहले। मोस्टली इसी तरह से है कि उनके वकील नहीं थे, क्योंकि और दूसरी एक और बात है हमारे लोगों की कि वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वकीलों से कि वकील खुद ही कोशिश करते हैं कि इनका केस ना लें, क्योंकि उनका दिल करता है कि एक वकील ही हमें केस तैयार करके दे दे और वकील ही जो है ना वो खुद वो सारा कुछ करे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी मुस्तनद वकील है वो इस तरह से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए एजेंट्स तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको ज़ाहिर है कुछ कहने वाला ही कोई नहीं। जो मुख्तलिफ उस पर कानून कारोबार में मुलव्वस हैं, 8-10 हज़ार पाउंड उन्होंने लोगों से चार्ज किया, लोगों ने इस पर कंप्लेंट्स की हैं, पुलिस को बताया। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ पे, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये बहुत बड़ा माफिया भी है। मतलब जिन्होंने जो है ना इसको किया हुआ है, लोगों को जो है ना वो बताते हैं, फिर एक से बाद दूसरा कमीशन लेते हैं, जो दूसरा लेके आते हैं। तो उस तरह से ये पूरा एक पॉन्जी स्कीम की तरह उन्होंने एक स्कीम बनाई हुई है। अब देखें तो सही, खाली पाकिस्तान तो नहीं है ना, इसमें बांग्लादेश भी है, उसमें भी इसी तरह से जुर्म है अगर आप गए होते हैं तो। ये उसको करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसमें फंसाया हुआ है। और लोग बेचारे, कोई अपना प्लॉट बेच रहा है, कोई अपना कुछ बेच रहा है, कोई अपना जेवर बेच रहा है, किसी को लेस्बियन, किसी को गे, और ये करके उन्होंने जो है वो ये केस करवाए। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इन केसों के चूँकि एविडेंस नहीं है लोगों के पास, और रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, और लोग, बहुत सारे लोग है भी नहीं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लोगों में मेजॉरिटी नहीं भी है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि 10,000 आबादी का सैंपल जो है अगर आप लें, उसमें 9,000 जो है वो LGBT में जो है वो बिलीव करते हो। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, और होम ऑफिस को भी पता है इस बात का, चूँकि हम खुल के बात कर रहे हैं आज। तो उसकी वजह से क्लेम, बहुत सारे फेक क्लेम थे, जिसकी वजह से होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ल करने शुरू कर दिए। और अभी मैं एक और बात करूँ कि ये अभी तो ये लोग, जिन लोगों को मिल भी गया है, फॉर एग्जांपल उन्हें ग्रांट हो भी गया है, उनकी जब 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी कानून बनेगा, 5 साल वाला या 10 साल वाला, जब उसकी दोबारा इंडेफिनेट की बारी आएगी, तो जिनके पास तो एविडेंस होंगे उस वक्त तक, जो तो ऑलरेडी इस काम में मुलव्वस होंगे, उनके पास तो एविडेंस होगा। तो जिनके पास नहीं होगा 10 साल बाद वो क्या करेंगे? तो उस वक्त फिर एक रिफ्यूज़ल आएंगी, जो आने वाले, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि होम ऑफिस जब जेन्युइननेस चेक करेगा उस वक्त की, उस वक्त तो हमने दे दिया आपको, आप जाए 10 साल कोई एक टेस्ट ले आएंगे, इसमें तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जैसे HSMP के केसेस में हुआ कि वो लोगों के उन्हें अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते थे, पैसे देते नहीं थे, और बाद में फिर जब HMRC ने बताया होम ऑफिस को इसमें तो पैसे ही नहीं आ रहे, तो उन्होंने फिर रिटर्न रिवाइज़ की, और उसके ऊपर फिर होम ऑफिस ने पकड़ लिया हर वो बंदा जिसने रिटर्न रिवाइज़ की थी, फिर उन्होंने उसको रिफ्यूज़ल देना शुरू कर दिया। तो ये आने वाले दिनों में यही कुछ होगा। सो इसलिए जिसका तो क्लेम बनता है वो बिल्कुल क्लेम करे। इस मुल्क में उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जो ही मिसयूज़ होना शुरू होता है, और ये लॉयर नहीं करते मिसयूज़, अनफॉर्चुनेटली एजेंट्स करते हैं हमेशा इस मुल्क में, और उसके बाद फिर सारों को इसमें जो है वो उसको सबको इसका नुकसान होता है, और एक जो जेन्युइन काम हो रहा था वो भी बंद हो जाता है। सो इसलिए जो एविडेंस हैं, अगर तो आप जैसे इन्होंने पहले कहा कि अगर आप जेन्युइन क्लेम करते हैं, फिर आपके साथ जो इंसिडेंट होता है, जो आपके साथ जो एविडेंस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। जब आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं, आपसे वो बनते नहीं हैं। आप उसी तरह से आप ना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, कि आपकी फीलिंग्स क्या है, ना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको कैसे ये जो है एहसास कब हुआ इस चीज़ का, और आप समझते कैसे हैं, आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे। अगर आप छुप के कर रहे थे तो आप इस मुल्क में आप फिर आपको छुप के करें, आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंट्स नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते कि उनका नॉलेज ही नहीं है। उनका नॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वैसे भी फेक होता है, तो फेक में उनका अपना क्लेम था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एजेंट्स आते हैं उनसे बचना चाहिए और फेक क्लेम नहीं करने चाहिए। अच्छा, जो रिफ्यूज़ल जब होता है, उससे अगला तरीक़ाकार क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अब रिफ्यूज़ल लेके हाथ में फिर रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी जा रहे हैं, तो रिफ्यूज़ल के कैसे टैकल करते हैं? जी, रिफ्यूज़ल का जो अगला पड़ाव है वो है अपील। विद इन 14 डेज ऑफ द रिफ्यूज़ल आपने अपील करनी होती है। अपील जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है, वकीलों के लिए अलहदा पोर्टल बनाया है, और जो आम बंदे हैं उनके लिए अलहदा पोर्टल है। अपील होने के बाद अगला मरहला जो होता है वो होम ऑफिस अपना बंडल
या अपना जो भी एविडेंस आपने दिया होता है, जो रिफ्यूज़ल होता है, जो इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, जो होम ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो कुछ भी होम ऑफिस के पास होता है वो पूरा एक बंडल बना के उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड आने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने स्केलेटन आर्गूमेंट दें अपना कि क्यों होम ऑफिस ने गलत रिफ्यूज़ किया। आपके पास बारी होती है कि आप अपना सारा केस प्रिपेयर करें। इस दौरान आप होम ऑफिस ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि अगर रिफ्यूज़ल हो गया और उनसे गलत रिफ्यूज़ल हुआ या जैसा भी हुआ, वो आपको कहते हैं आप फर्दर एविडेंस अपने दे सकते हैं हमें, हम आपका केस रिव्यू कर लेते हैं। क्योंकि 6-8 महीने का टाइम लग रहा है, तो टाइम बचाने के लिए, पब्लिक में मनी को बचाने के लिए आप इसके ऊपर होम ऑफिस ने रिव्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन वो 50% रिव्यूज़ हो रहे हैं। कुछ केस अभी रिव्यू हो रहे हैं, कुछ अपील के 5 दिन पहले रिव्यू हो गए। जब वकील के पास जाएंगे तो रिव्यू में भी बहुत सारे केसेस में होम ऑफिस को लगता है अगर उन्होंने, क्योंकि AI की वजह से होम ऑफिस डिसीजन ले रहा है, इतने ज़्यादा डिसीजन जो है ना वो करना भी मुश्किल है। तो चूँकि इतनी बड़ी तादाद नहीं है उनके पास केस वर्कर्स की, तो AI की मदद से ले रहे हैं, तो उसको फिर रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू में भी अगर केस आपका रिव्यू हो जाता है तो फिर अपील ख़त्म हो जाती है, विड्रॉ कर लेते हैं और रिव्यू में वो केस चला जाता है। और रिव्यू में फिर जो है वो केस वर्कर नए सिरे से डिसीजन करता है, या वो आपको ग्रांट कर देते हैं, या नए सिरे से मज़ीद जो है सख्ती के साथ उसको रिफ्यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो अगला मरहला है, जो अगर आप इस मरहले से निकल आते हैं और आपका केस जो है वो जाता है फुल अपील के ऊपर, तो दैन फिर ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ अपलोड करते हैं। उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है वो आपको हेयरिंग की डेट देता है। जब हेयरिंग की आपकी डेट आती है तो उस वक्त आप उससे पहले फिर दोबारा से आपका केस एक दफ़ा रिव्यू करता है, जो कि होम ऑफिस का लॉयर होता है, वो जो वकील होता है उसकी, जिसने करना होता है, उसको अगर लगे कि इसमें होम ऑफिस ने कुछ ज़्यादती किया या गलत केस रिफ्यूज़ किया, तो वो उसको दोबारा से कहते हैं कि हम इसको वापस लेते हैं और नया डिसीजन करेंगे। तो नए डिसीजन में या ग्रांट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं, तो फिर नए सिरे से होता है। तो ये एक अपील का प्रोसेस। और अगर ये वो कहे कि नहीं हम विल गो अहेड, तो दैन फिर जो डे है उसमें जज पे है वो डिसीजन करता है। अभी फ़िलहाल जजेस हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि अपीलें इतनी ज़्यादा है कि 50,000 प्लस अपीलें पेंडिंग हैं, तो फिर ये है कि एडजुडिकेटर जो इससे पहले 2004 तक सिस्टम चलता था वो आएंगे। वो फिर कोई भी जो है वो केस वर्कर्स होंगे और वो डिसीजन करेंगे। जिस तरह के अपीलों आपने पार्किंग अपीलें उस तरह से फिर वो वाला सिस्टम गवर्नमेंट लेके आना चाह रही, ताकि क्विक फैसले किए जा सके, प्रॉपर क्वालिफाइड जजेस ना होंगे। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा अंसर साहब, एक किसी की अपील रिजेक्ट हो गई है, डिपोर्टेशन का मरहला आ जाता है, तो क्या इसमें क्या प्रोसीजर होता है? एक तो ये बता दें, और दूसरा अगर अप्रूव हो जाती है तो उसमें क्या होता है? अच्छा, उसमें ना मैं थोड़ा सा पहले आपको, जैसे सलेरी साहब ने बताया, जब अपील प्रोसेस होता है उसमें जब आपका एक स्टेज आती है कि हेयरिंग से पहले आपको वो कहते हैं कि आपको टाइम देते हैं कि इतनी देर में आप स्केलेटन आर्गूमेंट जो है बंडल वगैरह वो फाइल करें, आप पोर्टल पे वो करते हैं। तो हमारे कई केसेस में ऐसे हुआ है कि आपने स्केलेटन आर्गूमेंट वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और विदाउट हेयरिंग ही उन्होंने क्लाइंट को रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर दिया, अपील अलाउ कर दी कि हम जी होम ऑफिस जो है वो कहता है जी हम विड्रॉ करते हैं और अब आगे जो फर्दर प्रोसेस उसका वो फिर होम ऑफिस को उसको सर्टन टाइम के बाद रिफ्यूजी स्टेटस, काफ़ी ज़्यादा केसेस में। सो अगर वही बात आ गई, अगर क्लाइंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है और आप अच्छा बैरिस्टर या आप खुद आप जो उसका लॉयर है वो अच्छा स्केलेटन आर्गूमेंट तैयार करके कोर्ट में सबमिट करता है, तो विदाउट हेयरिंग ही आपकी वो अलाउ कर देते हैं और होम ऑफिस उसमें अपना जो है वो रिस्पोंडेंट जो अपना वो विड्रॉ कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे हुए। अब दूसरी बात आपकी आ गई कि अगर अपील राइट फुल एग्जॉस्ट होने के बाद, उनके बाद फिर दो अपर ट्राइब्यूनल वगैरह भी ख़त्म होने के बाद फिर दो ऑप्शन रह जाते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू का, उसके बाद भी फिर कोर्ट ऑफ अपील का। अगर वो सारे राइट ही एग्जॉस्ट कर देता है तो दैन डिपोर्ट तो नहीं होता। डिपोर्ट तब करते हैं आपको अगर आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल ऑफेंस आप करते हैं तब, अदरवाइज़ वो रिमूव करेंगे आपको इसमें। ठीक है, रिमूवल आपकी वो आपको फिर भी ऑप्शन देंगे। अगर आप खुद आप विद कंसेंट आप जाना चाहते हैं तो वो ऑफ़र करते हैं आपको पैसों का कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अगर आप उसको भी आप अवेल नहीं करेंगे तो फिर आपको वो इन्फोर्समेंट का वो बताएंगे कि अगर आप नहीं जाएंगे तो इस इतने अरसे के बाद हम आपको वाया इन्फोर्समेंट आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे। दूसरी बात आपने पूछी कि अगर अपील ग्रांट हो जाती ग्रांट हो जाए, रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो फिर उसके बाद अभी जो करंट रूल है उसमें 5 साल रिफ्यूजी स्टेटस होने के बाद फिर आपको आप सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के बाद, तो फिर आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है। लेकिन नेशनैलिटी आप अगेन वही पीरियड जो आपका लीगल पीरियड स्टार्ट होगा 10 साल आपको इस मुल्क में उसको क्वालिफाई करना पड़ता है कि इसको कि जिस दिन से अभी 6 साल नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपने अप्लाई किया था, जिस दिन से आपको वो स्टेटस मिला उससे पहले पहले आपका स्टेटस
वो इलीगल समझेंगे। जिस दिन आपको स्टेटस मिला वहाँ से पीरियड स्टार्ट होगा, डिपेंड करता है आपके केस के सर्कमस्टांसिस पे। उसके बाद फिर आपका वो जो नेशनलिटी का जो क्वालिफाई पीरियड वो स्टार्ट होता है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द नेशनलिटी। अच्छा रिजवान साहब, अब तो बरतानवी हुकूमत तो कह रही कि जो असाइलम वाले हैं उनको भी टाइट कर रहे हैं कि अब एवरी 2.5 साल का मेरा वीज़ा देंगे, फिर 2.5 उसको साल रिव्यू का करेंगे। प्लान यही है। ये क्या प्लान है इसके वजह से? देखिए ये बुरा प्लान नहीं है, मैं समझता हूँ ये ठीक प्लान है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और जो भी साइलम सीकर आता था इससे पहले, वो आते सारी साइलम लिया, साइलम लेने के बाद उसने अपने बीवी बच्चे बुलाए, उसके बाद उन्होंने बड़ा सा घर लिया। और जो लोग यहाँ पे जो ब्रिटिश रहने वाले थे उनके लिए ना घर अवेलेबल थे, ना मेडिकल की फैसिलिटीज़, उस तरह से वो टाइट होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि हर वो बंदा जो यहाँ पे आएगा साइलम लेगा, उसको ले देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स दी इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट जो ही करेगा 2.5 साल के अंदर उसका पता चलेगा, और फिर उसके बाद 2.5 साल बाद हम रिव्यू करेंगे उसके केस को कि उसके मुल्क की हालात अगर ठीक हो गया तो वापस जाए अपने मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे तो पनाह लेने के लिए आया था। फॉर एग्जांपल अगर नून लीग का एक बंदा था और वो पाकिस्तान यहाँ पीटीआई का एक बंदा है, आजकल तो पीटीआई तो वो इस मुल्क में आया है, तो अगर 3 साल बाद दोबारा उसकी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसका यहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, तो उनको वापस जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि रिव्यू करेंगे हम हर 2.5 साल बाद कि उसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पे हो गए हैं, फिर वो एक लाइफ गुजारनी शुरू कर दिया, तो फिर वो 7 ईयर्स पॉलिसी अभी वो उसको टच नहीं किया गवर्नमेंट ने, इंशाल्लाह ताला होपफुली नहीं भी करेंगे। तो वो ये है कि उसके तहत फिर वो उनके फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ बनते जाएंगे। तो ये भी फ़िलहाल ये अभी तक की सिचुएशन ये है। उसके साथ अगर आप देखें कि गवर्नमेंट और भी बहुत सारी चेंजेस लेके आ रही है इसके साथ साथ, कि अगर आप क्राइम करेंगे तो फौरी तौर पे आपको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्राइम का बड़ा इशू है, क्राइम करते हैं रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर आपने फैमिली बुलानी है तो आप 29,000 पाउंड जो है वो अर्न करें उसी तरह से जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं, तो अपनी फैमिली बुला लें बजाय कि बर्डन बने। तो फिर उसके बाद जो लोग ज़्यादा कमाएंगे उनको जल्दी जो है इंडेफिनेट मिल जाएगा, जो लोग नहीं कमाएंगे उनको इंडेफिनेट फिर 20 साल बाद मिलेगा, और जो लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट एक स्कीमें लेके आ रही है ताकि लोग जो है वो लेज़ी ना हो साइलम लेने के बाद, और गवर्नमेंट को भी बर्डन ना बने, और वो अपना काम करें और इकॉनमी आगे बढ़े। अच्छा अंसर साहब, आप ये कह सकते हैं कि अब असाइलम रूट भी कोई आसान नहीं रहा, यहाँ पे भी अब वो वाली मौजें ख़त्म हो गई जो लोग पहले करते थे। लेकिन ये जो जैसे सलरिया साहब ने बताया कि ये रिव्यू करना, मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट का ये उसका एक राइट स्टेप है, ताकि अगर आपको किसी पार्टी से फिर परसिक्यूशन है और वो पार्टी बाद में जो अपोजिशन में थी वो रूलिंग हो गई है, तो फिर तो आपको वापस जाना चाहिए, आपको जाके वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन अगर इन सम केसेस कि आपके सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं करते वापस जाने को, तो वो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। और उसके बावजूद अगर जो नए रूल वो अभी अनाउंसमेंट हुई है वो अगर आ जाते हैं, तो फिर आपको रेफ्यूजी स्टेटस पे 20 साल बाद वो आपको मिलेगा, विच इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो वाकई बात आपकी इन सम एक्सटेंड ये ठीक है कि उस इस पूरी पॉलिसी को वो डिस्कस कर रहे हैं। रिजवान साहब जड़े आना चाह रहे हैं उन्होंने की कहोगे, जड़े एजेंट जो है जो उसमें धोखे के ज़रिए लोगों को प्लान करके यहाँ पे बुलाते हैं कि जी पहले स्टूडेंट लगवा देंगे, फिर वर्क लगवा देंगे, या फिर उधर पहुँच के आपको हम सेटल के लिए करवा देंगे साइलम, तो वो फिर वही बात एजेंट माफिया। देखें, जो ज़रूरतमंद होता है वो दीवाना होता है, उसको समझ में नहीं आ रही होती है बातें। कुछ लोग हैं शायद हमारी बातें सुन के समझ आ जाए, लेकिन जिसने ये जो जिनके हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो बुरे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, तो वो रुकेंगे नहीं। काम ज़रूर हो जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। और गवर्नमेंट को भी ये मानना है कि ये इसकी में कमी की जाए। वो ये नहीं कह रहे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर नहीं सकते, इंटरनेशनल लॉ का एक प्रोसेस है पूरा, उसको फॉलो करना है, लेकिन उसमें सख्तियाँ इतनी कर दी जाएँ कि हर बंदा जो है जो इसको एक आसान खीर समझ के खाने की कोशिश करते थे इससे पहले, और इससे पहले था भी ऐसे ही, तो उसको जो है वो डिस्करेज किया। अगर आप देखें तो ओवरऑल बोट्स जो इस मुल्क में आती थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उसमें बहुत शदीद कमी आई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको उस तरह से होटल देने, उस तरह से फैसिलिटेट करना बंद कर दिया। प्लस यह कि फ्रेंच गवर्नमेंट को भी उन्होंने तंग किया इसके ऊपर, कहा कि रिक्वेस्ट किया कि इसको देखें। सो बहरहाल ये है कि आने वाला वक्त बरतानिया की इमिग्रेशन के लिए बज़ाहिर तो अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर अच्छा होगा। स्कीमें गवर्नमेंट को लेके आनी पड़ेंगी, जो हाईली माइग्रेंट स्किल प्रोग्राम थे वो पहले उसी तरह से लेके आने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है ये इस मुल्क में इमिग्रेंट्स जो है वही मेन जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कमी वाक़ होगी। डॉक्टर साहब आपकी एडवाइस? देखें, मैं समझता हूँ कि ये लोगों को वहाँ से जो लोग आए हैं उनको 5 स्टार होटल्स में रखना, ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, ये टैक्स पेयर पे बर्डन है। ये टैक्स पेयर जो इतनी मेहनत करके
टूवर्ड्स सोसाइटी वो कंट्रीब्यूट करते हैं इकॉनमी पे, ये इन लोगों पे ज़्यादा हो जाता है। और हमने जब से ये यूक्रेन अफ़गान ये लोग उन्होंने होटल्स में रखे हैं, हमने कितने ज़्यादा न्यूज़ जो है वो क्रिमिनल न्यूज़ उनकी देखी हैं, सुनी हैं, टीवी पे आई हैं, मीडिया पे आई हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये मिस यूज़ ऐप उसका और वायलेशन है इस सारी फैसिलिटी के जो यूके गवर्नमेंट लोगों को देती है। तो मैं समझता हूँ उसमें वाकई बात वो कि ये इंटरनेशनल लॉ के तहत बाउंड है, इसको कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये उस रूट को टाइट कर रहे हैं कि जितने लोग वो लोग आएँ वाकई जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है इस मुल्क में, और मेरे ख्याल में उन्हीं को ही आना चाहिए। बाकी जो लोग फेक वहाँ से एजेंट्स के ज़रिए, आपको पता है बोट्स के ज़रिए लोग आते हैं, यहाँ के पहुँचते कितने लोग मरते हैं, हम रोज़ वाक़या ये सुनते हैं। ये इस तरह की जो फेक अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। आप अगर पाकिस्तान से कोई बंदा फ़र्ज़ करो इतना पैसा दे के आता है, तो वो वही पैसा अगर वहाँ पे किसी जगह पे अच्छी जगह पे स्मॉल यूनिट लगा के वो काम करना शुरू कर दे, तो वो जितने यहाँ पे आके ज़लालत के बाद 10 साल बाद 20 साल बाद पैसे कमाएगा, उससे ज़्यादा वहाँ पे कमा लेगा। बल्कि करोड़ रुपया दे के आता है, फिर यहाँ पे हर महीने टैक्स भी देता है, जॉब भी नहीं मिलती। हाँ। तो हालात तो नाजरीन इसी तरह के ही हैं। मैंने तो कई, बल्कि आपने भी देखा होगा, लोग जो इनकी 4-4 लाख तनख्वाहें थी वहाँ पे 3-3 लाख, उन्होंने घर बेचे 2-2, 3-3 करोड़ के, और आके यहाँ पे उनके साथ जो हो रहा है हम सबके सामने। ये रॉन्ग है। तो नाज़रीन आए ज़रूर, बरतानिया आना चाहिए, लेकिन लीगल रास्ते से, वर्क वीज़े पे साइलम के झांसे में आके यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये मुल्क है लेकिन कानून के मुताबिक चलने वालों के लिए। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।